हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सपन पारिक। जैसे कि प्रॉमिस किया था, एनएम के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एनपीओ के, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। 3, 4 भी आज ही मैं अपलोड करूंगा और उसके साथ साथ फाइनल अकाउंट्स के भी 4 क्वेश्चंस हैं। काफी मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, काफी लेंदी भी है, तो वो चारों के भी सोल्यूशन आज ही आपको मैं दे दूंगा ताकि एग्जाम के पहले आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको अपने आप को। क्वेश्चन 2, from the receipt and payment of Devendra Vidyalaya, you are required to prepare income and expenditure for 31st March 19 and balance sheet. तो हमें 18-19 का receipt and payment account दिया है and what we are supposed to prepare is income and expenditure and closing balance sheet. But question अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, ना कि ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है। ओपनिंग के कुछ इंफॉर्मेशन है यहां पे, बट इट डज नॉट हैव ओपनिंग कैपिटल फंड, विच मींस टू प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा बेटा। तो हमें 3 चीज बनानी पड़ेगी। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, पहले पूरा सम ध्यान से पढ़ते हैं और बैकग्राउंड में दिमाग में ये रखिएगा कि ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो 18-19 का है। 18-19 को हम बोलेंगे करंट ईयर। क्या बोलेंगे? करंट ईयर। 17-18 इसको हम बोलेंगे लास्ट ईयर एंड 19-20 इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैं जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं ये 3 बोलता हूं ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली पीरियड के हिसाब से क्या हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डोनेशन, फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरीज टू टीचर, ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एनुअल डे एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो ये हमें दिया है रिसीप्ट एंड पेमेंट। नीचे एडजस्टमेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। एडिशनल इन्फो, डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो डोनेशन जो मिला है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों पॉइंट को 1 मिनट समझ लेते हैं। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो उसको कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो उसे कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। एंड अगर डोनेशन जनरल पर्पस के लिए, गवर्नमेंट से जो पैसे मिले हैं वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर यानी वो जनरल पर्पस के लिए मिले, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। वो इनकम है क्योंकि हम फ्री हैं, उसे जहां यूज करना है कर सकते हैं। पहला वाला डोनेशन लाइब्रेरी के लिए है तो वो पैसे को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, इसको हम इनकम में लिखेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, प्रिंटिंग, सैलरी और रेंट, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड बट नॉट कलेक्टेड, तो ये करंट ईयर का इनकम है जो रिसीवेबल है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 यानी नेक्स्ट ईयर का 19-20 का 1500 रुपए मैंने इस साल में पे किया है। 18-19 में पे किया है पर एक्सपेंस 19-20 का है। डिप्रिशिएट करना है फर्नीचर को, इक्विपमेंट को, बिल्डिंग को, तीनों का रेट दिया है। विद्यालय हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 का बैलेंस दिया है, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ बेटा? ओपनिंग बैलेंस हुआ। फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे कौन से दिन को? सो दीज वर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, यानी ये कौन से साल के होंगे? तो ये 17-18 के एक्सपेंसेस हैं जो हमने 18-19 में पे किए हैं। एक और बार, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं 17-18 के, पर उनका पेमेंट हुआ है करंट ईयर में, दैट इज 18-19। ओके, गोइंग बैक हमें क्या क्या बनाने का है?
ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। क्वेश्चन का प्रिंट आउट आपके सामने रखिएगा, फॉर्मेट बना के रखिए। मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, 3 फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं। एक पेज पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दीजिए और सेकेंड पेज पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए और उसके बाद वाले पेज पे सारे वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। प्लीज बेयर विथ मी फॉर द नॉइस ऑफ खांसी, बहुत काफी दिनों से गला खराब है। तो पढ़ाई सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी रखिएगा और आपके सामने क्वेश्चन रखिएगा। अब सॉल्यूशन के पहले जरा इधर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फिगर्स कहां जाएंगे। तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बेटा ये कौन से दिन का बैलेंस है? तो सर ये 1 अप्रैल 18 का बैलेंस है। 1 अप्रैल 18 ओपनिंग बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। बच्चे उसको भूल जाते हैं लिखना, आप नहीं भूलना। कहां लिखना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये जो 2 बैलेंसेस हैं ये साल के एंड के हैं, तो ये हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 31 मार्च 19 का बैलेंस है, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। डोनेशन, तो जैसा क्वेश्चन में बोला था ये लायबिलिटीज में जाएगा। फीस फ्रॉम स्टूडेंट इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये 1500 इनकम मिल चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट में लिखा है वो 1500 इनकम मिलना बाकी है, यानी इस साल का टोटल इंटरेस्ट हुआ 3000 रुपया। 1500 मिल गया, 1500 मिलना बाकी है। पेमेंट्स में आते हैं। सैलरी टू टीचर एंड ऑफिस स्टाफ, ये एक्सपेंस में आ जाएगा, ये भी एक्सपेंस में आएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, एनुअल डे एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट किया है भाई, ये तो जाएगा एसेट में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के बाद अभी हम सम सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एज ऑन गलत है, मैंने चेंज नहीं किया। ये है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये है 31 मार्च 2018, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। हमें कसम खानी है। क्या कसम खानी है? कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीप्ट एंड पेमेंट में है उसको हम एक बार लिखेंगे। एक बार इसलिए क्योंकि एक बार यहां पे लिखा हुआ है, हमें सिर्फ सेकंड इफेक्ट देना है। और जो भी इन्फो नीचे एडजस्टमेंट में है उसको 2 बार लिखेंगे। कसम नहीं तोड़ना, कसम तोड़ दोगे तो पक्का गलती होने वाला है, ठीक है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में है 1 बार और जो नीचे एडजस्टमेंट्स में है 2 बार। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पहले जो भी ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग की इंफॉर्मेशन हमें ढूंढ के लिखनी है। सबसे पहला गलती नहीं करना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक में पहले लिख लेता हूं कैश इन हैंड 1500 और कैश एट बैंक 7500। ये ओपनिंग का इन्फो है। उसके बाद व्हेन आई गो टू द पॉइंट आफ्टर 6th पॉइंट, फर्नीचर 45,000, अब देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट में था, तो मैंने एक बार लिखा यहां पे। फर्नीचर नीचे एडजस्टमेंट में है, कसम खाई है 2 बार लिखूंगा। एक बार लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरी बार लिखूंगा फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, मैं फर्नीचर का फिगर 45,000 इनर कॉलम में लिखूंगा। 1 रो ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि डेप्री का एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट
ओपनिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम सॉरी आउटर कॉलम 15,000. सेकेंड इफेक्ट कहां पे सर? बैलेंस शीट में क्लोजिंग में इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट में भी डेप्रिसिएशन है. हाँ जी, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 15,000 एंड आई विल लीव वन रो ब्लैंक. नेक्स्ट इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट मुझे दिख रहा है बिल्डिंग 3,15,000. ये थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, तो हम इसको इरेज करके थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं 3,15,000 और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं बिल्डिंग को. ठीक है, चलिए. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? तो बिल्डिंग इनर कॉलम 3,15,000, एक रो ब्लैंक. उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 15,000. सो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट ओपनिंग 15,000 एंड क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट अगेन इनर कॉलम 15,000. इसके बाद मैं दो रो ब्लैंक छोड़ूंगा क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट नया खरीदा है और कुछ अक्रूड इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट है. उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये जो भी डिटेल दिया है वो 1 अप्रैल 18 का है. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी. मैं ना ईयर लिख रहा हूं. आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से साल का बाकी है? सर 17-18 का बाकी है. हाउ मच? 4,500. उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट. ये भी कौन से साल का है? 17-18 का है. और ये कितना है? 3,600. अब इसका एक इफेक्ट हुआ. दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? तो दूसरा इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. दूसरा इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. पर मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि चलो ठीक है इधर ही कर लेते हैं. तो इधर मैंने लिख दिया 2 सैलरीज पेड. में बाद में लिखूंगा रिसीट पेमेंट में से. पहले इसको यहां से लेस कर रहा हूं. लेस 17-18 पेड इन करंट ईयर. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल का है बेटा? 18-19 का है. तो इधर जो भी सैलरीज लिखा है 72,000 वो 18-19 में पे किया है. बट आउट ऑफ दैट 4,500 लास्ट ईयर का था, ओपनिंग था लास्ट ईयर का. तो वो मुझे इसमें से लेस करना है. 4,500 रुपए लेस करूंगा. क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का है. यहां पे आउटर कॉलम में सिर्फ वही एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो 18-19 के हैं. सो इफ आई हैव पेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर इन करंट ईयर देन आई विल हैव टू रिमूव दैट. तो दो इफेक्ट क्या हुआ? एक इफेक्ट हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, और दूसरा इफेक्ट हमने सैलरी पेड में से लेस कर दिया. ठीक है. वैसे ही रेंट, इधर एक और रो ब्लैंक छोड़ूंगा मैं और फिर मैं लिखूंगा टू रेंट. टू रेंट है अमाउंट 18,000. अच्छा वो तो बाद में लिखने वाला हूं. इसमें से लेस 17-18 पेड इन करंट ईयर एंड दैट अमाउंट इज 3,600. ये एक इफेक्ट यहां पे आ गया, एक रो ब्लैंक छोड़ दिया, और दूसरा इफेक्ट इधर आ गया 3,600. दो इफेक्ट अगर साथ में दोगे लॉजिकली तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली हो जाएगा. ठीक है. तो अभी मैंने 1 अप्रैल की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी. प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एकदम सही हो जाएगा. हमने क्या किया, जो भी एडजस्टमेंट में है ओपनिंग का वो सब कुछ लिख दिया. अभी जो भी रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो करते हैं. तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में पहले दोनों चीजें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमने लिख दिया है. अब आ जाता है डोनेशन. डोनेशन 75,000.
इंफॉर्मेशन दिया है कि वो कैपिटल है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, इसको अलग से लिखना है। डोनेशन मिला है 75,000 का, इस पैसे से हमें लाइब्रेरी को अच्छा बनाना है। आगे फीस फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी इनकम है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय फीस फ्रॉम स्टूडेंट। कितनी फीस मिली है हमें? 81,000 मिली है। देन बाय गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी हमारा इनकम है, गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिला है 51,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में लिखूंगा मैं क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500। तो रिसीप्ट साइड हो गया। अब मैं पेमेंट साइड पे जाता हूं। क्वेश्चन में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया है वो बताया नहीं है वो टीचर का है या ऑफिस स्टाफ का, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो टीचर का है और टीचर के साथ उसको एडलेस कर रहे हैं। तो टीचर को हमने 72,000 पे किया है, वो हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद ऑफिस स्टाफ, तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, और ये इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको मैं बाहर कर देता हूं 4,500। आप ऐसे भी कर सकते हो, सैलरी टू टीचर, उसी के नीचे ऑफिस स्टाफ और फिर आउटस्टैंडिंग एडलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही होगा वो भी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा 5,250। उसके बाद टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,225। देन टू एनुअल डे एक्सपेंस, कॉलेज का स्कूल का एनुअल डे है, उसमें हमने 1,500 का खर्चा हुआ, तो ये एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट, तो रेंट में कुछ एडजस्टमेंट है अच्छा रेंट तो ऊपर लिखा हुआ है ना, क्यों वापस लिख रहा हूं, तो रेंट यहां से निकाल देते हैं। तो टू रेंट हमने पे किया हुआ है 18,000, ये आ गया रेंट 18,000। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो टू इंश्योरेंस इनर कॉलम में आ जाएगा 3,750, एक रो ब्लैंक। और फिर है इन्वेस्टमेंट, 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो इधर ऐड न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट हमने किया 60, थोड़ा जगह छोड़ना है, इसमें इंटरेस्ट भी तो है, ये ऊपर नहीं जा रहा है बेटा, जा, हाँ हो गया, 60,000 रुपीज नया इन्वेस्टमेंट किया है। आगे कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो नीचे लिख देता हूं मैं कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये अमाउंट है 1350 और ये अमाउंट है 47,925। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट दे दिया। अभी एडिशनल इन्फो पढ़ते हैं। डोनेशन हो गया है, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, तो ये गड़बड़ हो गया मेरा, सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग था जो मैंने नोटिस नहीं किया, तो मैं इधर लिख रहा हूं अंदर 5250, और थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो इधर आप समझ दोगे, इधर एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का पे करना बाकी है। पहला सवाल, क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंस है? ऑफ कोर्स है। क्या 5250 में इंक्लूडेड है? नहीं है सर। कैसे नहीं है? क्योंकि पे नहीं किया है। तो हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 इसमें ऐड करना होगा।
तो करंट ईयर का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ 6750, जिसमें से 5250 पे हुआ है, 1500 बाकी है। कसम खाइए ना, इसकी सेकेंड इफेक्ट देनी पड़ेगी कहां पे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1819 1500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट 6000 रुपीज सैलरी पे करना बाकी है, तो इधर एड 1819 आउटस्टैंडिंग, 6000 रुपीज पे करना बाकी है, तो इसका टोटलिंग बाहर कर देते हैं, 1500 ऐड कर दे, सो 73,500। कसम 6000 का सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1819 6000 रुपया। नेक्स्ट रेंट बाकी है 3600, तो एक इफेक्ट यहां पे लिखता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 1819 3600 एंड सेकेंड इफेक्ट यहां पे रेंट में ऐड होगा, ऐड 1819 आउटस्टैंडिंग 3600, तो ये फिटूस हो गया, तो बाहर के कॉलम में आ गया 18,000। चलिए प्रीपेड सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड बट नॉट कलेक्टेड, तो 1500 इनकम है, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 1500, यानी इस साल का टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 3000, इस साल का टोटल इंटरेस्ट हुआ 3000, 1500 मिल गया है, 1500 मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो एसेट में आएगा, ऐड अक्रूड 1500, तो ये हो गया 76,500। जैसे आपको पता चलता है कि ये कंप्लीट हो गया तो उसका टोटल बाहर लिख देना है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, तो ये जो इंश्योरेंस पे हुआ है 3750, इज इट ऑफ दिस ईयर? नो सर, आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट लेस प्रीपेड, प्रीपेड यानी आई एम पेइंग फॉर 1920, I am paying for next year. How much I have paid for next year? 1500. तो वो माइनस कर दूंगा. So 2250 is what I have paid for current year. 1500 अभी मैं एसेट में लिखूंगा, नेक्स्ट ईयर उसको एक्सपेंस में लिख दूंगा. ठीक है बेटा, तो ये हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट साइड पे आ जाएगा 1500. उसके बाद डेप्रिसिएशन करना है. फर्नीचर और इक्विपमेंट का 10% है, बिल्डिंग का 5% है. तो फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 10%, 4500. So this will give you 40,500 in the outer column. Less depreciation 10%, equipment also, so 1,500. Outer column 13,500. And then less depreciation on building, it is 5%. So 31,500 is 10%. उसका आधा, so 15,750 is 31,500 का आधा. Is that right? That is right. तो माइनस करूंगा, अगर 15,000 माइनस कर देता हूं तो 3 लाख बचेगा, और 750 माइनस कर दूं तो 2,99,250. वापस गड़बड़, अरे बाबा, ये थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, ये एरो के सामने लिखते हैं ना तो नहीं लिखा जाता है, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, 2,99,250. ठीक है बेटा, अरे बाबा 2,99,250, सॉरी 2,99,250. अब ठीक है, ओके, थोड़ा ऊपर लिख दिया. आगे सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं बेटा, 3 का डेप्रिसिएशन है, तो इनकम एंड एक्सपेंस में आओ और 2 डेप्रिसिएशन. मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप तीनों को अलग अलग लिखिएगा, मैं अभी फिलहाल टेम्पररी एक साथ लिख देता हूं.
तो 4500 प्लस 1500 इज 6000 प्लस 15750, so this comes to 21750. you need to write them separately, I don't have enough space, तो मैंने टोटल लिख दिया है. ओके, विद दिस मैंने मेरी कसम निभाई है, सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है. रिसिप्ट एंड पेमेंट को एक बार, एडजस्टमेंट्स को 2 बार. अब मेरा काम क्या है, अब मैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करता हूं. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैसे तो कट टू कट है, बट स्टिल आई फील क्रेडिट साइड बड़ा है, तो मैं टोटल करता हूं. 1,35,000 और ये मैं माइनस करूंगा. अगेन मेरा तरीका क्या है, ओई जगह कम है वापस. ठीक है, तो इधर टू सरप्लस, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर दें, नहीं कर सकते हैं. टू सरप्लस 1,35,000. लास्ट में 5 है, 5 + 5 10, 1 carried over, 1 6 8 13 18 20, 2 carried over, 7 12 19 21 26 28 35 35 5 40, 4 carried over, 7 15 19 25 28 29 31 32 32 और 3 35, 3 carried over, 3 10 11 11 13 और 13, यानी 3525. थोड़ा घिचड़ी हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी. 3525 इज द सरप्लस विच आई हैव टू ऐड. तो इधर कैपिटल फंड ओपनिंग, अब ओपनिंग का इन्फो नहीं है मेरे पास अभी, पर सरप्लस तो मिल गया ना. ऐड सरप्लस 3,525. अब मैं जाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में. ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, इसका टोटल करूंगा. ठीक है, $3,99,000 ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहा है. 3,99,000 चेक करते हैं, सही है. और ये 3,99,000, उसमें से ये 2 चीज मुझे माइनस करना है. तो लास्ट के 2 0, 5 6 11 और 9 20, 2 कैरिड ओवर, 6 9 और 9 है, सो 0 एंड देन 3 और 9. 3,90,900 is my capital fund. और ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर. अब इसको कहां लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3,90,900 और इसमें 3525 ऐड कर दूंगा. $3,94,425. फिर इसमें ये सारा कुछ ऐड करूंगा, 25 लास्ट में आ गया. $4,80,525. एसेट साइड का टोटल करते हैं, 5 2 3 3 3 और 5. कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक 4,80,525. लेट मी चेक, सब सही है. आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है. तो ये है 4,80,525. आप जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा. तो ये हमारा सोल्यूशन था ऑफ एनपीओ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सम, यू अंडरस्टूड द प्रोसेस
ऑफ हाउ वी हैव टू सॉल्व द सम। थोड़े लेंदी सम्स हैं, बोर्ड के एंगल से इतने बड़े सम नहीं आते हैं, बट आप एनएम में पढ़ाई कर रहे हो तो इतने सम तो डिफिकल्ट तो वैलिड है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको 4 काम करने हैं। पहला, वीडियो को लाइक करना है। सेकंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है। तीसरा, कमेंट लिखना है। कमेंट लिखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब बाबा हमारे खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ कंटेंट में कुछ दम है। और चौथा, आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।